गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, वो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर के 2 वीडियो पहले डाल दिए जा चुके हैं और उन वीडियो के द्वारा आप अध्ययन करते रहें। इसके साथ ही क्या है कि इसके समय समय पे जैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे समझाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स भी समय समय पे तैयार करते रहें, ताकि आपके अध्ययन सामग्री में आपको पढ़ाई में विशेष रूप से सहायता मिलेगी। इसके साथ ही क्या है कि आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के जो समानार्थी शब्द है, समानार्थी एक विचारधारा है, उसके बारे में अध्ययन प्रमुख रूप से करेंगे। तो इसके साथ क्या है, आप साथ साथ तैयारी करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होती रहे और जब आपके टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, तो उस समय आपके ऊपर जो प्रेशर है पढ़ाई का वो अधिक नहीं रहे। क्योंकि अधिक प्रेशर होने के कारण क्या हम तैयारी नहीं कर पाते, और जैसे जैसे तैयारी कराई जा रही है वैसे वैसे आप तैयारी करते रहें ताकि आपका अध्ययन भी क्या है कि चैप्टर के साथ आपका साथ में अध्ययन चलता रहेगा। तो आज हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे जो स्वतंत्रता का जो समान शब्द है उसकी एक अन्य धारणा है, उसके बारे में प्रमुख रूप से विचार करेंगे। तो ये धारणा है प्रमुख रूप से स्वतंत्रता के समानार्थी अवधारणा स्वराज। स्वराज है वो स्वतंत्रता के सामान्य अवधारणा है। स्वराज का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है कि अपने ही शासन व्यवस्था के द्वारा अपने ही शासन व्यवस्था का संचालन करना, किसी दूसरी देश के द्वारा, दूसरे शासन के द्वारा अपने शासन नहीं होना, अपने देश में प्रमुख रूप से दूसरे किसी प्रकार के बंधन से मुक्ति होना और अपनी देश की शासन व्यवस्था के अनुसार शासन चलाना, वो भी क्या होता है, स्वराज कहलाता है। यानी अपने देश में अपने लोगों के द्वारा जो किया जाने वाला शासन है, व्यवस्था है, वो किसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आती है, स्वराज के अंतर्गत आती है। बात करते हैं हमें स्वराज का सामान्य अर्थ क्या है। स्वराज का जो सामान्य अर्थ होता है वो है स्वयं का शासन। स्वयं का शासन यानी अपना शासन, अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा। बात आती है स्वयं के ऊपर शासन। स्वराज का जो दूसरा अर्थ है वो है स्वयं के ऊपर शासन, यानी अपने ऊपर किसी प्रकार का दूसरे व्यक्ति विशेष का, दूसरे लोगों का, समाज का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। अपना जो नियंत्रण है वो स्वयं अपने आप पे है और हम जो कार्य करते हैं वो अपनी इच्छाओं से, अपनी आकांक्षाओं से करते हैं, न किसी दूसरे के डर से, भय से नहीं करते। अपने मन की इच्छाओं के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो अपना स्वयं का शासन हो गया, साथ में अपने देश का शासन है वो अपने ही देश की शासन के लोगों के द्वारा चलाया जाना। तो ये प्रमुख रूप से स्वराज की अवधारणा है, यानी स्वराज को विशेष महत्व देना। स्वराज है उसका एक संबंध स्वदेशी अवधारणा से भी होता है, यानी अपने देश में जो सामान उत्पादित होते हैं, जो उत्पादन किया जाता है, उसका ही उपयोग अधिक से अधिक करना, न कि किसी दूसरे देश के उत्पादित जो संसाधन है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका उपयोग करना। इससे क्या होगा, अपने ही देश का लाभ होगा, अपने ही देश का विकास होगा और अपना जो देश है वो सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा। बात आती है स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग। जो स्वराज है वो प्रमुख रूप से, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वहाँ क्या है कि स्वयं की प्रधानता को विशेष महत्व देता है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो हम जब मतदान करते हैं प्रमुख रूप से, तो मतदान करने में हमारे ऊपर किसी दूसरे के दबाव के कारण हम मतदान करते हैं या किसी लोभ लालच में या किसी भय या डर के कारण अपना मतदान करते हैं। हम किसको मत देते हैं, तो एक प्रकार से हम अपनी इच्छा के अनुसार जो हमें उचित व्यक्ति लगता है, जो उचित शासन को चला सकता है, जिसमें उचित योग्यता हो, उसको हम मत देते हैं। तो उस प्रकार से अपना हो गया। सांस्कृतिक जो अपने व्यवस्थाएं हैं, नियम हैं, उनका भी पालन अपनी व्यवस्था से करना, न कि किसी दूसरी संस्कृतियों से, दूसरे क्षेत्रों से अपने आप की संस्कृतियों को प्रभावित करना। बात आती है तिलक का स्वराज से संबंधित एक प्रसिद्ध है वो कथन रहा हुआ है, प्रसिद्ध एक वाक्य रहा हुआ है जो स्वराज से संबंधित है। तो तिलक का जो प्रमुख कथन है वो स्पष्ट रूप से ये व्याख्या करता है कि स्वराज एक व्यक्ति, समाज और देश के लिए अपने विशेष महत्व रखता है। ध्यान रखना, तिलक का विचार था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज यानी अपने मन पे, अपने स्वयं पे मेरा स्वयं का नियंत्रण है, मैं किसी दूसरी व्यवस्था के नियंत्रण में नहीं हूँ। दूसरा अर्थ इसका यह निकलता है
कि अपने देश में अपने लोगों का शासन, किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना, किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होना, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी मैं इस अपने अधिकार को, स्वयं पे नियंत्रण के अधिकार को स्वयं प्राप्त करूंगा। और अगर मेरे अधिकार को कहीं भी किसी प्रकार से कोई बाधा, रुकावट या अवरोध उत्पन्न होता है तो मैं उसको दूर करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। बात आती है स्वराज का प्रमुख रूप से आश्रय क्या है, प्रमुख रूप से इसका क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखना, अपने ऊपर है अपना राज। स्वराज का जो सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति है, समाज है, देश है, उसके ऊपर स्वयं का नियंत्रण है, न किसी दूसरे का नियंत्रण है। कि स्वयं राज यानी अपना राज, अपना शासन, अपनी तंत्र व्यवस्था, अपनी शासन व्यवस्था। बात आती है कि स्वराज का जो प्रमुख संबंध है वो गांधी जी के विचारों से भी है। गांधी जी ने भी क्या है कि स्वराज को महत्व दिया है, स्वराज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जो उस समय स्थितियां थी देश की, अंग्रेजों का शासन था, तो उस दौरान भी क्या है, गांधी जी ने खूब प्रयास किए कि अपने देश को जो विदेशी जो शासन व्यवस्था है, जो अंग्रेज है, उनका जो हमारे ऊपर नियंत्रण है वो नियंत्रण दूर हो जाए और अपने देश में अपनी ही शासन व्यवस्था पूर्णतः चालू हो जाए, ताकि अपने देश है वो आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, सामाजिक क्षेत्र से उसका नुकसान हो रहा है, धार्मिक क्षेत्र से उसका नुकसान हो रहा है, वो नुकसान नहीं हो। तो बात आती है गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट, यानी गांधी जी के जो विचार है वो हिंद स्वराज में प्रमुख रूप से प्रकट होते हैं। बात आती है मानव को संस्थाओं से मुक्ति दिलाना, यानी व्यक्ति है वो किसी संस्था स्थान पे वो काम करता है तो अपनी स्वेच्छा से काम करना, किसी प्रकार का उन संस्थाओं में, उन कार्यों में उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जब दबाव होता है, जब भय होता है, तो पूर्णतः वो क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता, और वो कार्य जिस प्रकार से करना चाहता है उस कार्य करने में मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। तो उन दबावों से, उन शोषण से पूर्णतः उसको मुक्ति मिलना। बात आती है आत्मसम्मान, दायित्व बोध, आत्म साक्षात्कार की। आत्मसम्मान, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसको सम्मान मिले, उसको आदर मिले और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं किया जाए। बात आती है दायित्व बोध की, प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, उसके बारे में ज्ञात होना। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है कि अपने अंदर जो कमियां हैं, जो अपनी विशेषताएं हैं, कमियों को दूर करना और विशेषताओं का अपना पूरा उपयोग करना। बात आती है स्वराज्य की जो धारणा है वो प्रमुख रूप से 1909 में महत्वपूर्ण धारणा है वो प्रमुख रूप से रही, और इस धारणा का जो विचार है वो आगे की शताब्दियों में भी चलता रहा है। तो प्रमुख रूप से बात करते हैं हम, स्वराज्य है वो 21वीं सदी में भी महत्वपूर्ण है। स्वराज की धारणा 1909 में भी महत्वपूर्ण थी, और जो 21वीं सदी चल रही है उसमें भी क्या है, स्वराज यानी अपनी शासन व्यवस्था का, अपने ऊपर स्वयं के नियंत्रण का, देश में शासन व्यवस्था का क्या है, ये भी महत्व है। जैसा 1909 में था, ऐसा गांधी जी ने महसूस किया कि 21वीं शताब्दी में भी क्या है, स्वराज की धारणा है वो महत्वपूर्ण रहेगी। बात आती है सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं, यानी व्यक्ति के ऊपर जो नियंत्रण है वो ये नहीं है कि पूर्णतः नियंत्रण प्रभावहीन कर दिया जाए, उसको पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की जाए, पूर्णतः स्वतंत्रता उसको नहीं मिलनी चाहिए। व्यक्ति के ऊपर उचित क्या है, प्रतिबंध लगने चाहिए, ताकि वो क्या है कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करे। स्वतंत्रता का दुरुपयोग कैसी स्थिति में करता है, जब उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता और उसको कानूनों से किसी प्रकार से मुक्ति मिल जाती है, तो कुछ हद तक, कुछ सीमा तक उस पर उचित है वो प्रतिबंध, नियंत्रण और कानून व्यवस्था का भी उचित होना आवश्यक है। बात है कौन से प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन से नहीं, यानी कौन से प्रतिबंध है वो व्यक्ति पे, समाज पे लगाने चाहिए और कौन से प्रतिबंध है वो व्यक्ति और समाज पे नहीं लगाने चाहिए। सामान्य जो व्यवस्थाएं हैं, सामान्य जो नियम हैं, उनमें क्या कुछ संशोधन होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए हम किसी व्यक्ति को अनुचित ठहराते हैं, उसको गलत ठहराते हैं, जबकि समझाइश के द्वारा, बातचीत के द्वारा छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई कहीं संगीत बजा रहा है और उसने संगीत का क्या है, जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज कर रखा है, तो हम उसको समझाइश करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए उसको पुलिस को बुलाएं और उसको सजा दिलवाएं तो ये न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन मान लो यही कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है या कोई गलत अपराध करता है, तो उस समय क्या है कि उसको उचित व्यवस्था के तहत
उसको सजा मिलनी आवश्यक है। बात आती है स्वीकार व अस्वीकार करना। जो व्यवस्था, जो कानून नियम हो, अगर उचित हो तो उसको स्वीकार करना, और जो अनुचित हो उसको अस्वीकार करना भी व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। बात आती है कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है, यानी व्यक्ति पे समाज के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो कौन से जरूरी है। ऐसे प्रतिबंध उस पे ऊपर लगाने चाहिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, उसके जो स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं होना चाहिए, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा कार्य वो कर सकता है जिससे स्वतंत्रता है उसकी और दूसरे व्यक्ति पर्याप्त रूप से बनी रहे। बात आती है समाज का अर्थ क्या है। हमने बात की थी समाज है वो एक किससे मिलकर बनी हुई संस्था है, तो समाज एक व्यक्तियों का ही समूह है, और समूह के द्वारा क्या है, समाज का निर्माण होता है, और समाज का एक बड़ा रूप क्या है, राज्य है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर होता है वो होता है परिवार का। परिवार के बाद में क्या बनता है, अपना पड़ोस बनता है, पड़ोस के बाद में क्या बनता है, समाज बनता है, समाज से अपना बाद में क्या बनता है, समुदाय बनता है, समुदाय से क्या बनता है, राज्य बनता है। इस प्रकार ये जो व्यवस्था है व्यक्तियों का एक समूह की एक व्यवस्था को बताया गया है समाज। बात करते हैं कि व्यक्ति को प्रमुख रूप से कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है जो उससे संबंधित है, जो उसके विकास से संबंधित है। तो प्रमुख रूप से जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है चयन की, निर्णय की और काम करने की स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के आधार पे किसी भी चीज का चुनाव कर सकता है, उसको चुन सकता है। उस चुनने की व्यवस्था पे, उसकी चुनाव की व्यवस्था पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बात आती है निर्णय करने की, किसी काम को उसको करना है, नहीं करना, या वो कैसी स्थिति में उसको करना चाहता है, ये भी क्या व्यक्ति की इच्छा पे, उसकी विशेषता पे निर्भर करता है। बात आती है काम करने की स्वतंत्रता। काम करने की स्वतंत्रता है वो व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध हो गई है। इसके साथ ही क्या है, सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के आधार पे, उसकी ज़रूरतों के आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे, उसके कौशल के आधार पे उसको उचित रोजगार उपलब्ध करवाना भी क्या है कि सरकार और समाज की व्यवस्था होती है। बात आती है समूह और राष्ट्र के बीच संबंधों का लागू करना। यानी जो पर्याप्त रूप से जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो कुछ सीमाएं हैं जो व्यक्ति को प्रतिबंध करती है, उसके द्वारा क्या है, प्रमुख रूप से समूह और राष्ट्र के बीच जो संबंध है, यानी एक समूह है और राष्ट्र आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से वहाँ की जो जनता है वो उसको नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको कंट्रोल में किया जा सकता है कि वो नियंत्रित रहे और एक दूसरे के हितों को, संघर्षों को आपस में टकराव नहीं हो। स्वतंत्र होने का प्रमुख रूप से अर्थ क्या है कि कुछ स्वतंत्रता के पहलू है वो सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि व्यक्ति को एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो वो दूसरे के अधिकारों का, दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करेगा। तो एक पहलू आता है इसका सकारात्मक और एक पहलू इसका क्या आता है, नकारात्मक। हम बात करते हैं स्वतंत्र होने के अर्थ की। बात आती है सामाजिक प्रतिबंध को कम करना, जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। यानी ऐसे प्रतिबंधों को समाप्त करना या उन पे कुछ प्रतिबंध लगा देना, जो हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो व्यवस्था है उस पर क्या है, कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, उन पे जो नियंत्रण कर लेते हैं। बात आती है ये स्वतंत्रता का एक पहलू है कि ऐसा कहीं कुछ होता है तो उसको नियंत्रित किया जाए, उसको प्रतिबंधित किया जाए। बात आती है कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव में परिभाषित, नहीं स्वतंत्रता है उसको कुछ प्रतिबंध भी उस पर लगाने आवश्यक है। लगाए क्यों जाए, क्योंकि समाज की व्यवस्था तब बनी रहेगी तब समाज में कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे। हमने प्रारंभ में बात की कि प्रारंभ में कोई व्यवस्था नहीं थी किसी प्रकार के कानून की, तो जो शक्तिशाली शासक है, शक्तिशाली समूह है, वो क्या करते थे, अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से क्या है कि शासक है वो जनता का शोषण करते थे, उन पे अत्याचार करते थे, उनसे अत्यधिक श्रम करवाते थे। तो हमें ये देखने को मिलता है उस समय क्या आपस में संघर्ष भी होता था, तो इसलिए कुछ सीमा तक नियंत्रण भी आवश्यक बताया गया है। बात आती है स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं का विकास। स्वतंत्रता है ये व्यक्ति की नई रचनाओं का, नए विचारों का सृजन करती है। इसके साथ ही क्या संवेदनशीलता, इन किसी विषय के प्रति उसका कितना झुकाव है, कितना आकर्षण है, कितना उसका लगाव है, उसके बारे में बताती है।
बताती है क्षमताओं का विकास, व्यक्ति में किसी कार्य को करने की कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितना उसके बाद प्रशिक्षण है, इन व्यवस्थाओं से प्रमुख रूप से संबंधित बताई गई है। बताती है कि स्वतंत्रता का जब विकास होता है तो ये विकास किन किन क्षेत्रों से संबंधित है, यानी व्यक्ति को जब स्वतंत्रता मिलती है तो उसका डेवलपमेंट है, उसका विकास है, उसकी जो प्रगति है वो किन किन क्षेत्रों में वो करता है। तो प्रमुख रूप से बात है खेल की, विज्ञान की, कला की और संगीत की। इसके अलावा बहुत सारे अनगिनत क्षेत्र है जहां व्यक्ति को अगर प्राप्त स्वतंत्रता दी जाए तो वो अपना पूर्ण रूप से विकास कर पाएगा और उसके विकास के साथ क्या समाज और देश का विकास होगा। बात यह स्वतंत्र समाज का अर्थ क्या है, यानी ऐसा कौन सा समाज है जिसको स्वतंत्र माना जाएगा, उसमें कौन सी विशेषताएं होती है और किस प्रकार से उस समाज व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्रमुख रूप से जिसमें व्यक्ति को अपने हित संवर्धन का न्यूनतम लाभ मिले, यानी व्यक्ति को अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए उसको ऊपर कुछ सीमित मात्रा में कुछ प्रतिबंध लगाए। बात आती है प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो, यानी कुछ प्रतिबंध सरकार के लगाए गए हैं, समाज के द्वारा लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों के बीच में क्या है कि अपने व्यक्ति अपने हित का ध्यान रखे और हित का ध्यान में रखते हुए क्या है वो कार्य करे। बात आती है स्वतंत्रता में निर्णय व चयन। स्वतंत्रता जब उसको प्राप्त होती है, स्वतंत्रता उसको मिल जाती है तो उस आधार पे वो किसी बात का, किसी कार्य का निर्णय करे और अपने निर्णय के आधार पे वो किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को परिणित कर सकता है, बदल सकता है, उसका चयन कर सकता है। बात है व्यक्ति विवेक व निर्णय की शक्ति का प्रयोग। व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी वो अपने विचारों को व्यक्त करता है तो उसके ऊपर उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। वो धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक अपनी बातों को प्रकट करे। इसके साथ ही क्या है कि निर्णय की शक्ति, यानी जो भी वो कार्य कर रहा है उस कार्य को सोच विचार करके, समझ करके उस कार्य को वास्तविक रूप में परिणित करे और उस जो विचारों को प्रकट कर रहा है तो उसको स्वतंत्रता मिली हुई है उसका दुरुपयोग वह किसी भी प्रकार से नहीं करे, ताकि समाज में क्या है जो नियम व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है उसका उल्लंघन नहीं हो। जैसे स्वतंत्रता उसको मिली हुई है वैसे स्वतंत्रता समाज के अन्य लोगों को भी मिली हुई है।